कुछ रिसर्चर्स के लिए जो सेंट्रल एम होता है रिसर्च का, वो रिच डिस्क्रिप्शंस है ना, व्यक्तियों का, ऑफ पर्सन्स उत्पन्न करना होता है, जबकि दूसरे रिसर्चर्स का उद्देश्य स्ट्रक्चरल टाइप्स को कॉन्सेप्चुअलाइज करना होता है, मतलब एक्शन लॉजिक्स और हाउ पर्सन्स एंड स्ट्रक्चर्स आर इंटरलिंक्ड। इन दोनों ही अप्रोचेस की मेथड प्रयोग की जा सकती है। यहाँ तक कि जो कुछ रिसर्चर्स होते हैं वो पूर्णतः इस बात को नकार देते हैं कि जनरलाइजेशन की भी कोई संभावना है। मतलब कि कई रिसर्चर्स जनरलाइजेशन पर विश्वास नहीं करते हैं, वो किसी भी चीज़ को जनरलाइज नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो न्यूटन है वो ग्रेविटेशनल लॉ बना के गए कि जो भी चीज़ ऊपर फेंको वो नीचे आएगी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन जो हीलियम बलून होता है वो तो नीचे नहीं आता, वो तो ऊपर ही रहता है। ये फिर कैसा जनरलाइजेशन हुआ? तो ऐसे ही कुछ रिसर्चर्स जो हैं वो जनरलाइजेशन पर विश्वास नहीं करते हैं। तीसरे प्रकार में ये एक ऐसा लेवल है जिसमें हम अप्रोचेस में बहुत सारे मटेरियल्स को यूज़ करके, फॉर एग्जांपल उस राइटर की लेटर्स, पब्लिकेशंस, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग को यूज़ करके हम अपनी अप्रोच बना के रिसर्च कर सकते हैं। और हम रिसर्च नैरेटिव इंटरव्यू के द्वारा भी कर सकते हैं। और सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू स्ट्रेटजीज़, ये दूसरा है। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू स्ट्रेटजीज़ में फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम सेंटर इंटरव्यू, हम सोसाइटल प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, एजुकेशनल प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, मतलब किसी भी प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर सकते हैं इंटरव्यू लेकर किसी का। बायोग्राफिकल रिसर्च जो है वो फोकस करती है बायोग्राफिकल आइडेंटिटी पर या फिर बायोग्राफिकल स्ट्रक्चरिंग पर, जो ये मानती है कि जो लिंक है स्ट्रक्चर और इंडिविजुअल्स का वो तभी समझ में आ सकता है जब हम पर्याप्त रूप से ये एनालाइज करें कि जो इंडिविजुअल है, जो व्यक्ति है, उसके व्यक्तित्व में, जीवन में उसके क्या विकास हुआ। इसका एनालिसिस अगर हम कर पाएँ तभी हम चीज़ों को समझ पाएंगे। इसीलिए सिंगल केस पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उसके बारे में ज़्यादा बात की जाती है, उस पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और उन बातों को खोजना जो मेंशन नहीं है इंटरव्यू में, वो महत्वपूर्ण हो जाता है एक केस के एनालिसिस के लिए। कोर आइडिया ये है कि व्यक्ति के जीवन के दौरान जितने भी उसने बायोग्राफिकल एक्सपीरियंस किए हैं उनको वो एक्यूमुलेट करके, उनको संचित करके एक कोहेरेंट डिस्क्रिप्शन में परिवर्तित करके अपने जीवन का एक मतलब हिस्सा बना लेता है। कोहेरेंट मतलब संगत, मतलब कि उसको अपने जीवन का पार्ट बना के फिर उसको वो डिस्क्राइब करता है, अलग तरीके से उसको ट्रीट नहीं करता है। और ये जो अनुभव होते हैं फिर हम अपने दैनिक जीवन में कार्यों को करते हुए इसका प्रयोग करते हैं। जब हम कोई भी अपने जीवन का निर्णय ले रहे होते हैं तो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के अनुसार ही लेते हैं कि हमने पिछली बार ये गलती की थी तो अब ऐसा नहीं करेंगे। और यही चीज़ हम अपनी कहानी में भी लाते हैं। जब हम इंटरव्यू सिचुएशन में होते हैं और अपनी कहानी किसी को बता रहे होते हैं तो हम उसमें भी अपना एक्सपीरियंस डालते हैं कि शायद मुझे कहानी में क्या क्या बताना है, कैसे बताना है, किस तरह बताना है। पिछली बार मैंने यही कहानी किसी को बताई थी तो उसमें क्या गलतियाँ थी या क्या अच्छाइयाँ थी, ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं। जब भी हम अपना सेल्फ रिप्रेजेंटेशन देते हैं या बायोग्राफिकल स्टोरीज़ बताते हैं तो ये सारी लिंक होती हैं उन अनुभवों से जो हमने पास्ट में एक्सपीरियंस किए हैं, है ना। ये पास्ट से टोटली फ्री नहीं होती। और ये जो लिंक है ये हमें मदद करती है पास्ट लाइफ हिस्ट्री में कुछ खोजने की, और आज के पर्सपेक्टिव से अपने आप को सुधारने, अपने आप में विकास लाने में भी मददगार होता है ये एक्सपीरियंस। इस रिसर्च के बैकग्राउंड के अगेंस्ट में, मतलब जो भी चीज़ अभी हमने डिस्कस की, इसके अगेंस्ट में एक ये भी चीज़ है कि ये जो रिसर्च है ये कोशिश करती है अंतर बताने की बिटवीन द एक्सपीरियंस्ड लाइफ हिस्ट्री एंड नरेटेड लाइफ स्टोरी। एक्सपीरियंस्ड लाइफ हिस्ट्री का मतलब आर पास्ट एक्सपीरियंस, जो हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, और नरेटेड लाइफ स्टोरी का मतलब कि हम करंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी ज़िंदगी को कैसे देखते हैं। इससे ये मालूम चलता है कि जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस हैं वो हमारा आज का सेल्फ डिस्क्रिप्शन और हमारी करंट बायोग्राफी कैसे शो करते हैं। तीसरे टाइप की रिसर्च है थियोरेटिकल रिसर्च। दिस काइंड ऑफ रिसर्च कैन बी कंपेयर्ड टू द बेसिस रिसर्च इन नेचुरल एंड सोशल साइंसेस। इसका मुख्य उद्देश्य होता है एक ऐसी थ्योरी को प्रस्तावित करना साहित्य की, या मॉडिफाई करना उस थ्योरी में, मतलब बदलना या कुछ सुधार करना एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वन। जो पहले से थ्योरी है उसमें या तो मॉडिफाई करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, या कोई एक नई थ्योरी ही बनाते हैं। एरिस्टोटल और लंजाइनस के बाद कुछ स्कॉलर्स और फिलोसोफर्स, दार्शनिकों ने लिटरेरी क्रिटिसिज्म को बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने अक्सर जो क्लासिकल थ्योरी है साहित्य की उनको बार बार दोहराया है। इंग्लैंड में जो थियोरेटिकल क्रिटिसिज्म है वो केवल कवियों के पास ही रह गया था, लेकिन फिलिप सिडने, जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप को हम ये नहीं कह सकते कि वो अपनी अप्रोच में ओरिजिनल थे। कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ पहले थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ लिटरेचर को प्रस्तावित किया, और उन्हें मैथ्यू एरेनॉल्ड ने फॉलो किया, उनका अनुसरण किया।
20वीं शताब्दी में जो साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स एंड सोशियोलॉजी में बहुत एडवांस हो गई थी, उसने लोगों को साहित्य को एक अलग नज़रिए से देखने का मौका दिया। जो मॉडर्न क्रिटिक्स हैं, है ना, उन्होंने अपनी अप्रोच को डिफ़ाइन किया, बताया, मेथड बनाई, टेक्निक बनाया और लिटरेरी टेक्स्ट को एनालाइज किया, और जिससे कि क्रिएटिव राइटर्स इवेलुएट हुए उनकी थ्योरी के बेसिस पर, जो उन्होंने बनाई थी बहुत सारी स्टडी करने के बाद, बहुत सारा पढ़ने के बाद। अभी हमारे पास बहुत अलग अलग प्रकार के स्कूल्स ऑफ क्रिटिसिज्म है। स्कूल का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो एक ही विचारधारा के होते हैं, उनको एक ग्रुप में रख दिया जाए। तो नाउ वी हैव डिफरेंट स्कूल्स ऑफ क्रिटिसिज्म लाइक न्यू क्रिटिसिज्म, मिथ क्रिटिसिज्म, hermeneutic criticism, psychoanalytic criticism, Marxist criticism, structuralism and deconstruction, feminist criticism, post-colonial theory and new historicism and cultural materialism, all systematic and distinct. तो ये थी third type of research, theoretical research. Fourth type of research is interpretive research. साधारण तरीके से अगर उसको डिस्क्राइब किया जाए तो इंटरप्रेटिव रिसर्च जो है ये क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव नहीं होती है। ये कैरेक्टर, नंबर, क्रंचिंग और जिस प्रकार से हम रिसर्च करते हैं, जिसको हम ट्रेडिशनल रिसर्च कह सकते हैं, उससे ये बिल्कुल अलग होती है। ये सच भी हो सकता है और बट इट कैन बी मिसलीडिंग इन टू रिस्पेक्ट्स। ये थोड़ा गलत भी हो सकता है या इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। ये दो प्रकार से अलग हो सकता है। पहला तो ये कि जो इंटरप्रेटिव रिसर्च में नंबर्स का प्रयोग होता है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे ट्रेडिशनल रिसर्च में बहुत सारे तरीके हैं नॉन क्वांटिटेटिव डाटा को प्रयोग करने के। ये पहला हो गया। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, द सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है इंटरप्रेटिव और ट्रेडिशनल रिसर्च में, वो सिर्फ डाटा को लेकर ही नहीं है। द सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन इंटरप्रेटिव एंड ट्रेडिशनल रिसर्च आर नॉट इन द काइंड ऑफ डाटा दे वर्क विथ, बट इन देयर अंडरलाइंग एज्यूम्पशंस। जो उनकी धारणाएं हैं वो भी अलग अलग हैं। इंटरप्रेटिव रिसर्च एक अप्रोच है ह्यूमन साइंसेस की रिसर्च में जो रिकॉग्नाइज करती है सभी रिसर्च के पैराडिग्मेटिक कैरेक्टर को। थॉमस कुन्स की बुक द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशंस जो पब्लिश हुई थी 1962 में, हमने उससे ये समझा कि कोई भी रिसर्च मेथड हो, कोई भी अप्रोच हो टू द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिनोमेना, किसी भी फिनोमेना के सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन में वो दो धारणाओं पर आधारित होती है, एपिस्टेमोलॉजिकल एंड ऑन्टोलॉजिकल। इन दोनों एंज्यूम्पशंस पर आधारित होती है। और ये एंज्यूम्पशंस किसके बारे में होते हैं? अबाउट द नेचर ऑफ नॉलेज एंड अबाउट द काइंड्स ऑफ एंटिटी दैट एग्जिस्ट। ये जो एंज्यूम्पशंस होते हैं ये लिटरली एम्बडीड होते हैं किनकी प्रैक्टिसेस में? साइंटिफिक कम्युनिटी। और जो ये कम्युनिटी है ये एग्जाम्पलर्स लेती है पैराडिग्मेटिक इंक्वायरी के। यहाँ तक हमने चारों प्रकार की जो रिसर्च है, 4 प्रकार की रिसर्च, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। किसी भी रिसर्च का एम क्या होता है? विद्यार्थी की योग्यता को विकसित करना। किसके लिए? टू एनालाइज, विश्लेषण करने के लिए, एंड इवेलुएट, मूल्यांकन करने के लिए। किसका? लिटरेरी वर्क्स का। थ्रू इंटेंसिव स्टडी ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, जो ओरिजिनल टेक्स्ट हैं उनका गहन अध्ययन करने के द्वारा। जो महान साहित्यकार हैं, जो बड़े बड़े लेखक लिख के गए हैं, उनको उनके वर्क्स का, ओरिजिनल वर्क का गहन अध्ययन करने के बाद उनको एनालाइज करना, उनको इवेलुएट करना, इसकी योग्यता को विकसित करना ही रिसर्च का एम है। अब रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स हैं एनालाइज करना और डिस्कस करना उन समस्याओं को जो संबंधित हैं। जिस वर्क को भी आप पढ़ रहे हो तो उसमें जो भी समस्याएं हैं तो उसको एनालाइज करना, उसको डिस्कस करना। और लिटरेरी क्रिएटिविटी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी रिसर्च मेथड की आपको एक अच्छी समझ होनी चाहिए और इन सब के साथ आपको उस वर्क को पढ़ना है, उस बुक को क्रिटिसाइज़ करना। चाइनीज़ और वेस्टर्न लिटरेरी थ्योरीज़, मतलब अलग अलग प्रकार की जो थ्योरीज़ हैं, जो आपको आता है, जो आपने पढ़ा है, तो उन थ्योरीज़ को अपने दिमाग में रख कर उस बुक को पढ़ना और उसको क्रिटिसाइज़ करना। उनके नॉलेज और स्किल्स को थीमेटिक एसेज में लगाना, रिसर्च पेपर राइटिंग्स में, ओरल प्रेजेंटेशंस में उनका यूज़ करना। एंड अचीव अ हाई स्टैंडर्ड इन द रेंडरिंग। रेंडरिंग का मतलब अनुवाद करना। और वर्नाकुलराइजिंग, वर्नाकुलर मतलब स्थानीय भाषा, ऑफ सेलेक्टेड ग्रेट वर्क्स। मतलब कि आप जब कोई फॉरेन राइटर का वर्क पढ़ोगे तो आप उसकी भाषा में भी निपुण हो जाओगे, है ना, या आपको उसकी भाषा आनी चाहिए तो आप एक हाई स्टैंडर्ड अचीव करोगे। क्योंकि तभी आप मान लो आप चाइनीज़ ऑथर का ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ने बैठोगे तो आपको चाइनीज़ आनी चाहिए, क्योंकि वो उसकी स्थानीय भाषा थी उस चाइनीज़ ऑथर की, तो उसने वही लिखा होगा। आपको उसका अनुवाद करना आना चाहिए। अनुवाद अब आप कर पाओगे तो जब आपको आती होगी। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। अब देखिए आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सिस्टम है, उसके 3 मेन फंक्शंस हैं। पहला टीचिंग, दूसरा रिसर्च और तीसरा एक्सटेंशन, मतलब विस्तार करना, एक्सप्लोर करना। जो पहला फंक्शन है टीचिंग,
वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि जो नॉलेज है, जो ज्ञान की रोशनी है, जब हम किसी को पढ़ाते हैं, जब हम किसी को ज्ञान देते हैं, तो हम अपना ज्ञान अपने यंगर जनरेशन को दे रहे हैं, जिससे उनका भी भला होगा। टीचिंग इज़ हैंडिंग डाउन द टॉर्च ऑफ नॉलेज टू द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब बोलते हैं ना, जैसे कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो जब हम किसी को टीच करेंगे तो सामने वाले को तो लाभ प्राप्त होगा ही, उसको तो कोई टॉपिक समझ में आएगा ही, साथ ही साथ हम भी उस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे, हमारी भी क्लैरिटी उस टॉपिक के ऊपर और बढ़ जाएगी। अगर ये सिस्टम ना हो, पढ़ाई लिखाई का कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ना हो, बंद हो जाए बहुत सालों के लिए, 100 सालों के लिए, तो हम फिर वही आदि मानव वाली एज में पहुंच जाएंगे, जो प्री हिस्टोरिक एज थी। तब यहाँ पर कैसे लोग रहेंगे? इग्नोरेंट, मतलब कि उनको किसी चीज़ को देखना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, इग्नोर करना है, बारबरिक, मतलब सभ्यता नाम की चीज़ नहीं रहेगी, अनसिविलाइज्ड पीपल रहेंगे। तो जो टीचिंग है ये सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है, क्योंकि इसके बिना जो हमारी यंगर जनरेशन है उनको ज्ञान का खजाना मिल ही नहीं सकता। जब उनको कोई समझाने वाला ही नहीं होगा तो उन्हें चीज़ें कैसे समझ में आएंगी। और आज के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में बहुत सारे एक्सेस हो गए हैं बच्चों के पास किसी भी टॉपिक को समझने के लिए, लेकिन उन्हें अभी भी इस समय उनको गाइडेंस सही नहीं मिल पाता है। उन्हें नहीं पता कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे रास्ते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो हमारे पूर्वजों का ज्ञान था और जो आज हमारे पास ज्ञान है, तो वो अगर हमें इस समय देख लेते कि हम कितना ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तो वो तो बोलते कि गधो, तुम लोगों को आता ही क्या है। पहले की जो शिक्षा होती थी वो सारी चीज़ों में हमको निपुण बना देती थी। अस्त्र शस्त्र, सिक्के कैसे बनते हैं, डलिया कैसे बनती है, तलवारें कैसे बनती हैं, सारी चीज़ें वो सिखा देते थे कि अगर आप जिसमें आपका मन है, जिसमें आपकी रुचि है, अगर मान लो आपको वो काम नहीं मिलता है यहाँ गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद, तो आपके पास ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं जिससे आप अपना भरण पोषण कर सकते हो। लेकिन आज की जो शिक्षा है वो केवल स्कूल या कॉलेज के सिलेबस तक ही सिमट कर रह गई है। बच्चे उसको ही पूरा करते हैं, और कर लें तो बहुत बड़ी बात है। रिसर्च जो है वो ऐड करती है कुछ नया, जो नॉलेज है पहले से उसमें कुछ नया ऐड करती है, और टीचिंग के बगैर और उसके बिना अगर रिसर्च ना हो तो जो टीचिंग है, जो हमारा अध्यापन कार्य है, उसकी योग्यता जो है वो ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे। यदि हम वही पढ़ते और पढ़ाते रहें जो हमको पहले से ही पता है, और रिसर्च के द्वारा जो हमें नया ज्ञान मिला है उसको अगर हम नज़रअंदाज करते हैं, तो हमारा जो ये सभ्यता है, हमारी सिविलाइजेशन है, इसका विकास नहीं होगा। एक जो विवेकी अध्यापक होता है वो हमेशा कुछ नया सीखता है। उसके पास जो पहले से ज्ञान है, उसके पास जो स्टोरेज है, वो उसमें कुछ नया हमेशा जोड़ता जाता है। अच्छे अच्छे विचारों के साथ अपने विचारों को वो और बदलता है, और अच्छा करता है, और निखारता है। अपनी जो मेथड है उनको बार बार बदलता है, ट्राई करके देखता है, और फिर क्लासरूम में जाता है टू एक्वेंट द लर्नर्स विद द न्यू नॉलेज ही हैज़ गेंड। मतलब कि वो हमेशा रिसर्च करता रहता है, कुछ नया खोजता रहता है कि वो अपनी टीचिंग को कैसे अलग बनाए। हर बार जो उसके पास ज्ञान है वो उससे कभी संतुष्ट नहीं रहता है, और ना ही वो हर बार हर साल वही चीज़ें दोहराता है जो उसे पता है। वो कुछ नया करने की हमेशा कोशिश करता है। वो ये हमेशा कोशिश करता है कि बच्चे वो करें जो वो नहीं कर पाया, या वो जो नहीं कर सकता वो बच्चे करें, तो उसको ज़्यादा खुशी होती है। कोई भी टीचर हो वो यही चाहता है। अब लिटरेरी रिसर्च के 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। दे आर एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, ब्रॉडनिंग, ये सेकंड है, ब्रॉडनिंग द माइंड एंड शार्पनिंग द क्रिटिकल इंसाइट ऑफ द रिसर्चर। इसका मतलब ये है कि आप जब कोई बुक पढ़ो तो आप ये मत मान लो कि जो वो उसमें लिखा है वो सच है। आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करो। आप जब रिसर्च करोगे तो ये आपकी अपने आप डेवलप होगी, कि आपको लगेगा कि हाँ, इसका सिलेबस अच्छा नहीं है, यहाँ पर इसकी पूरी जानकारी नहीं दी गई इस टॉपिक के बारे में, इसको और अच्छे लिख सकते थे, या राइटर यहाँ अपनी ही बात घुसेड़ रहा है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। तो आप क्रिटिकल थिंकिंग भी करना स्टार्ट कर दोगे। तीसरा ऑब्जेक्टिव है क्रिएशन ऑफ अ जेन्युइन एंड इंटेलिजेंट इंटरेस्ट इन लिटरेचर। चौथा है इनकलकेशन ऑफ द सेंस दैट द रिसर्चर इज़ अ मेंबर ऑफ अ कोलैबोरेटिव कम्युनिटी।